हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पे। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। पिछले वीडियो में हमने क्लासियस इक्वेशन और कार्नोट इंजन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने क्लासियस की 3 इक्वेशन पढ़ी थी। आज उन्हीं को लेके हम आगे प्रोसीड करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी कैसे वर्क करती है और किसी सिस्टम की एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिना देरी के करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, dq बाई टी। ये क्या थी, क्लासियस इक्वेशन। dq बाई टी बराबर 0 था। dq बाई टी साइक्लिक किसके लिए था, dq बाई टी लेस देन 0 था और dq बाई टी ग्रेटर देन 0 था। ये तीनों चीजें क्या बता रही थी, ये बता रही थी रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बता रही थी इरिवर्सिबल प्रोसेस और ये बता रही थी नॉट पॉसिबल, यानी कि ऐसा अगर कोई सिस्टम है तो वहां पे प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी। ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। आज इसी को आगे देखेंगे और एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा मेन मुद्दा क्या होगा, एंट्रोपी। आई बात समझ में। तो ये चीज आई कैसे, क्या है, ऐसे वर्क करती है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, पीवी डायग्राम बनाया और उसके अंदर क्या लिया, एक साइक्लिक प्रोसेस ले ली। ये साइक्लिक प्रोसेस हमने ले ली, ये कहां से कहां जा रही है, 1 2, और इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी। ये नाम हमने किसके लिए दे दिया, इसके लिए दे दिया। अब एक प्रोसेस और मान ली, जो प्रोसेस कहां से जा रही है, जो प्रोसेस जा रही है यहां से सी। आई बात समझ में। अब इसके अंदर आप क्या लगा दो, क्लासियस इक्वेशन लगा दो। क्या लगा दो, ये रिवर्सिबल ली है हमने, कौन सी साइकिल ली है, रिवर्सिबल। हमको पहले से पता है कि ये कौन सी साइकिल है, रिवर्सिबल साइकिल। तो रिवर्सिबल साइकिल है तो dq बाई टी लगाओ। dq बाई टी मैंने लगाया इसके लिए, किसके लिए, 1 to 2 तक, यानी कि dq बाई टी हमने लगाया किसके लिए, 1a2। इधर जा रहे हैं 1a2 प्लस इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो क्या होगा, dq बाई टी 2b1, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। यानी कि 1a2 और 2b1 यहां से यहां तक आ गए। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको क्या करना है, अब इसको आप भूल जाइए, यानी b को आप भूल जाइए, 1a2c1 ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, dq बाई टी और 1a2, ये क्या हुआ, 1a2 प्लस dq बाई टी और ये क्या हुआ, 2c1 और ये क्या हुआ, 0। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप जोड़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस किया, तो माइनस किया तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और यहाँ पे क्या बचा, dq बाई टी 2b1 माइनस dq बाई टी 2c1 इज इक्वल टू 0, ये बचा। अब इसको आप उधर लेके जाइए तो क्या हुआ, dq बाई टी 2b1 इज इक्वल टू dq बाई टी 2c1, यानी कि आप क्या देख रहे हैं, dq बाई टी 2b1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, dq बाई टी 2c1, यानी कि इस प्रोसेस को मैं हटा दूं, इस प्रोसेस को अगर हम हटा दें तो ये दोनों प्रोसेस का dq बाई टी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। dq बाई टी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ध्यान से सुनिए, dq बाई टी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रोसेस के लिए और इस प्रोसेस के लिए, ये अगर दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, दोनों अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, तो dq बाई टी क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। और इसी चीज को क्या नाम दिया गया, ds, और इसी चीज को क्या नाम दिया गया, एंट्रोपी। इसी चीज को क्या नाम दिया गया, एंट्रोपी। इसी चीज को क्या नाम दिया गया, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होगी रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए क्या होगी एंट्रोपी,
डी क्यू बाई टी टू बी वन और डी क्यू बाई टी टू सी वन, दोनों की क्या है, दोनों पाथ की क्या है, सेम। अब दोनों पाथ की सेम है, इसका मतलब दोनों पाथ की सेम कब आएगी, जब ये चीज क्या होगा, पॉइंट फंक्शन, यानी कि ये क्या होगी, एक पॉइंट पे डिफाइन हो, क्योंकि पॉइंट तो दोनों के क्या है, सेम है, पाथ अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों की वैल्यू क्या है, डी क्यू बाई टी टू बी वन डी क्यू बाई टू सी वन बराबर है। तो बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एंट्रोपी है वो क्या होगी, पॉइंट फंक्शन, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डीएस रिवर्सिबल। आई बात समझ में, यानी कि एंट्रोपी ये किसके लिए हुई, रिवर्सिबल के लिए, ये किसके लिए हुई, रिवर्सिबल के लिए। आई बात समझ में, तो हम एंट्रोपी क्या लिखते हैं, ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल, ये होती है हमारी एंट्रोपी। इसी फंक्शन को क्या नाम देते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी किसको नाम देते हैं, ds बराबर डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल। डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल हमारा क्या होता है, एंट्रोपी होता है। आई बात समझ में, ये किसके लिए है, अभी रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल के लिए भी अब आगे ड्राइव करेंगे, पहले आप इतना लिख लीजिए, ये क्या हुआ, ds बराबर डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल। आई बात समझ में, इतना आप कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल के लिए हमने क्या बनाया, पीवी डायग्राम बनाया, तो वो हमको कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा। सेम वैसा ही डायग्राम हम दोबारा लेंगे, साइक्लिक प्रोसेस होगी, ए होगा, बी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सी डेस होगा, तो ये 1 और 2। अब साइक्लिक रिवर्सिबल में हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था डी क्यू बाई टी 1a2 इक्वल टू किसके बराबर था, डी क्यू बाई टी 1a2 किसके बराबर था, माइनस डी क्यू बाई टी 2b1 के, ये चीज थी। और ds किसके बराबर था, ds बराबर था डी क्यू बाई टी 2b1 के। 2b1 बोल दो या 2c1 बोल दो, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सा, इस बार ये वाली प्रोसेस इरिवर्सिबल है, पहले में ये भी रिवर्सिबल थी, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इरिवर्सिबल है, ये फिर भी, ये दोनों फिर भी रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। तो ds बराबर डी क्यू बाई टी 2b1, ये हम अभी तक देख चुके हैं। अब क्या करना है, अब लगाओ, इरिवर्सिबल है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये वाली लगेगी, तो ये वाली लगाओ, डी क्यू बाई टी लेस देन 0। आई बात समझ में, तो लगाओ यहाँ पे, इस प्रोसेस में हम लगाएंगे 1a2c डेश 1, 1a2c डेश 1, इसके अंदर लगाओ, तो यहाँ पे क्या होगा, डी क्यू बाई टी 1a2 प्लस डी क्यू बाई टी 2c डेश 1, और ये क्या आ जाएगा, लेस देन 0। आई इतनी बात समझ में, 1a2 प्लस 2c डेश 1 लेस देन 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 1a2 डी क्यू बाई टी 1a2 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी फॉर्म में, माइनस डी क्यू बाई टी 2b1 लिख सकते हैं, और प्लस डी क्यू बाई टी 2c डेश 1 लेस देन 0। अब ये उधर गया तो हमारे पास क्या हो गया, डी क्यू बाई टी 2c डेश 1 ग्रेटर देन है डी क्यू बाई टी 2b1, ये है, ये उधर चला गया, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई टी 2b1 को आप क्या लिख सकते हैं, ds लिख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, डी क्यू बाई टी 2c डेश 1 ग्रेटर देन है किससे, ds, यानी ds ग्रेटर देन है इससे, ds किससे ग्रेटर देन है, और 2c1 क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा किससे, एंट्रोपी से। आई बात समझ में, यानी कि हमेशा डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल लेस देन होगा ds से, डी क्यू बाई टी लेस देन होगा ds से। अब इस बात से क्या समझ आ रहा है, दो चीजें हमारे पास आई, कौन कौन सी, पहली चीज आई हमारे पास ds इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल, एक तो ये चीज आई, और एक चीज आई हमारे पास ds हमेशा ग्रेटर देन है डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। आई बात समझ में, ये दो चीजें हमारे पास निकल के आई, ये दो चीजें हमारे पास निकल के आई, इनमें क्या चीज दिख रही है, इनमें कुछ है,
उनमें कुछ चीज है, क्या चीज है वो आपको पकड़ करनी है। वो चीज ये है कि ये क्या बोल रहा है कि किसी भी प्रोसेस मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच में, कोई भी दो पॉइंट के बीच में, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। अब ये तो आपको समझ आ गया है कि एंट्रोपी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। एंट्रोपी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही थी, वो पीछे हमने देख लिया। तो एंट्रोपी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है, समझ आया। तो ये दो पॉइंट है, एक और दो। अब इसके बीच में कितनी प्रोसेस हो रही हैं, हजारों। कितनी प्रोसेस हो रही हैं, हजारों। हजार हो सकती हैं, 2000, 500, 400, 600, 2, 3, 4, कुछ कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी लाखों। लेकिन एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होगी, रिवर्सिबल की। एंट्रोपी सबसे ज्यादा किसकी होगी, रिवर्सिबल की। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। आप नहीं समझे, आप इसलिए नहीं समझे, आप क्या बोलते हो एंट्रोपी को, एंट्रोपी को आप बोलते हो डिसऑर्डर, यानी कि अस्त व्यस्त हो रखा है कुछ, उसको क्या बोलते हो, एंट्रोपी बोलते हो। क्या बोलते हो उसको, एंट्रोपी। तो वो चीज सबसे ज्यादा किस में होगी, जो आप बोलते हो कि मॉलिक्यूल का डिसऑर्डर, डिसऑर्डर वो सबसे ज्यादा कौन सी प्रोसेस में होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में। यानी कि 1000 रिएक्शन हो रही थी, कितनी रिएक्शन हो रही थी, 1000, उसमें से एक रिएक्शन कौन सी थी, रिवर्सिबल। एक प्रोसेस कौन सी थी, रिवर्सिबल। तो उस रिवर्सिबल प्रोसेस की डिसऑर्डरनेस क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, और उसी को आप क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। बाकी जो 999 बच गई, उनको आप, उनके मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस को आप एंट्रोपी नहीं बोलेंगे। आप किसको एंट्रोपी बोलेंगे, जिसकी डीएस सबसे ज्यादा होगी, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा होगा। ये आपकी भाषा में है, ये रियल वो नहीं है, जैसा आप समझते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूं। लेकिन अगर आप देखें कि डीएस, डीएस सबसे ज्यादा किसका होगा, रिवर्सिबल का। डीएस सबसे ज्यादा किसका होगा, रिवर्सिबल का। उसी को क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। ये एंट्रोपी नहीं है, ये एंट्रोपी नहीं है, सिर्फ एंट्रोपी यही है, यही है एंट्रोपी। इससे बढ़ के, इससे नीचे वैल्यू हुई वो एंट्रोपी नहीं है, इससे बढ़ के कुछ होगा नहीं। यानी डीएस की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब क्या होगा, डीक्यू बाई टी रिवर्सिबल होगा। कौन सी प्रोसेस होगी, डीक्यू बाई टी रिवर्सिबल, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, तभी डीएस की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, और उसी को बोलेंगे एंट्रोपी। और यही क्या होती है, ये एक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, क्या है, प्रॉपर्टी। ये क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये एंट्रोपी ही नहीं है। ये क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ये एंट्रोपी नहीं है। सिस्टम की प्रॉपर्टी कौन है, सिस्टम की प्रॉपर्टी ये है, और यही एंट्रोपी है। यानी कि कोई भी आपको पूछे कि एंट्रोपी क्या होती है, तो एंट्रोपी क्या होती है किसी भी प्रोसेस के लिए, तो किसी भी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है, dq बाई टी रिवर्सिबल। dq बाई टी रिवर्सिबल, आप बोलते हैं ds ग्रेटर देन dq बाई टी इरिवर्सिबल, वो गलत है। dq बाई टी रिवर्सिबल क्या होती है, एंट्रोपी होती है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर 10 प्रोसेस हैं, 20 प्रोसेस हैं, 50 प्रोसेस हैं, अगर उनमें से मान लीजिए आपके पास कितनी प्रोसेस हैं, आपके पास 5 प्रोसेस हैं। एक बार यूं समझिए, आपके पास कितनी प्रोसेस हैं, 5। कितनी प्रोसेस है, 5। 5 में से 2 रिवर्सिबल हैं। कितनी है, 2 रिवर्सिबल। तो दोनों का डीएस क्या होगा, सेम होगा। दोनों का डीएस क्या होगा, सेम होगा। दोनों का डीएस क्या होगा, सेम होगा। और जो बाकी 3 इरिवर्सिबल बच गई, 3 इरिवर्सिबल बच गई, उनका डीएस हमेशा उन 2 रिवर्सिबल से कम ही होगा, उन 2 रिवर्सिबल से कम ही होगा। लेकिन आप एंट्रोपी किसको बोलेंगे, जो रिवर्सिबल का डीएस था उसको आप एंट्रोपी बोलेंगे। आई बात समझ में, यानी कि जो 2 हमारे पास कौन सी प्रोसेस थी, रिवर्सिबल, उनके अंदर आपने क्या निकाला, डीएस निकाला, तो वो आपकी एंट्रोपी है, वो आपकी एंट्रोपी है, ना कि इरिवर्सिबल वाली आपकी एंट्रोपी है। अगर इरिवर्सिबल के प्रोसेस के लिए भी एंट्रोपी वही मानी जाएगी। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, dq बाई टी, तो dq बाई टी रिवर्सिबल आपकी क्या होती है, एंट्रोपी होती है। dq बाई टी रिवर्सिबल एक प्रॉपर्टी है, dq बाई टी इरिवर्सिबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। और ये हमारी प्रॉपर जो क्या बोलते हैं, एंट्रोपी क्या है, एक पॉइंट फंक्शन है।
तो ये चीज आप इस स्लाइड से, आप इस बोर्ड से जरूर कैच करिए कि एंट्रोपी एक्चुअल में है क्या। एंट्रोपी है dQ/T रिवर्सिबल। आप किसी प्रोसेस में एंट्रोपी नहीं निकाल सकते, आप हमेशा चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, तभी ds लिखा है, वरना s भी लिख सकते थे, s नहीं लगा सकते। आप s नहीं लिख सकते, किसी भी प्रोसेस के लिए आप s नहीं निकाल सकते। आप सिंगल मॉलिक्यूल का एंट्रोपी निकाल सकते हैं, एक मॉलिक्यूल की आप एंट्रोपी निकाल सकते हैं, वो आप भी नहीं निकाल सकते, मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो निकाल सकते हैं। उसके लिए अभी तक कोई ऐसी चीज बनी नहीं है कि आप एक मॉलिक्यूल लें और उसकी आप एंट्रोपी निकाल लें। बनी है जो हम जो पढ़ते हैं वो क्या होती है, चेंज इन एंट्रोपी। हम हमेशा चेंज इन एंट्रोपी पे ही बात करते हैं, क्योंकि एक सिस्टम, एक प्रोसेस की हम एंट्रोपी निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए हम हमेशा क्या लिखते हैं, चेंज इन एंट्रोपी। इसको आप H2 - S1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, तो आप इसको H2 - S1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंगल S की वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते। आई बात समझ में? तो ये है हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी dQ/T रिवर्सिबल। ये चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, मैक्सिमम होगी रिवर्सिबल के लिए, इससे ज्यादा किसी में नहीं होगी। जैसे आपने इंजन में पढ़ा था कि कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, सबसे ज्यादा, वैसे ही ds क्या होगा, dQ/T रिवर्सिबल के लिए सबसे ज्यादा होगा, और उसी को हम एंट्रोपी बोलेंगे फॉर ए प्रोसेस। आई बात समझ? ठीक है, इतना कॉपी करो। अब यहाँ पे क्या होता है, ds इक्वल टू क्या आता है, dQ/T रिवर्सिबल आता है, और ds क्या होता है, ds होता है हमारा ग्रेटर देन dQ/T रिवर्सिबल। तो इसको बराबर करने के लिए एक टर्म यूज होती है, ds इक्वल टू, इधर लेस देन है तो इधर कुछ जुड़ेगा, dQ/T इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा S जनरेशन, यानी कि ये टर्म इसके अंदर जुड़ेगी, और ये टर्म हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इधर वाली वैल्यू क्या ग्रेटर है, तो ये जुड़ेगी तभी तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। आई बात समझ में? तो ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसका नाम है डेल्टा S जनरेशन, यानी अब ये क्या हो गई, बराबर हो गई इरिवर्सिबल dQ/T इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा जनरेशन। अब हम डिफरेंट केस देखते हैं। जैसे रिवर्सिबल के लिए, पहले हम क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं। हीट ऐड करते हैं किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। तो हीट ऐड करेंगे तो ds बराबर क्या होगा, dQ/T रिवर्सिबल। अब dQ/T रिवर्सिबल है तो dQ क्या होगा, हीट ऐड करेंगे तो dQ बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव होगा, और T भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। आई बात समझ में? तो हमारा ds यानी H2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन S1, यानी सिस्टम में हीट ऐड करते ही हमारी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, किसके लिए, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर एडियाबेटिक है तो dQ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ds बराबर 0, यानी कि H2 बराबर S1 हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। अब एक क्या होता है, हीट रिजेक्ट कर ली, हीट क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। अब आपको कंफ्यूजन चालू होगा, ये क्या हुआ, हीट रिजेक्ट कर दी, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हो गई, ये क्या हुई, नेगेटिव हो गई। अब नेगेटिव हो गई तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास तो H2 लेस देन S1 आ गया, H2 लेस देन S1 आ गया। अब आप बोलेंगे कि एंट्रोपी क्या हो गई, एंट्रोपी कम हो गई, जबकि आप किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी तो कम कर ही नहीं सकते, किसी भी सिस्टम की आप एंट्रोपी घटा नहीं सकते, आप ऐसा बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, एक बात गौर कीजिए, हीट का क्या किया है, रिजेक्शन किया है, रिजेक्शन, यानी आपके पास क्या था, सिस्टम था, इससे आपने हीट ली और वो हीट कहाँ छोड़ दी, बाहर छोड़ दी, यानी सराउंडिंग में छोड़ दी। अब इधर तो आपने हीट निकाली है, यानी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन आपने यूनिवर्स में क्या कर दी, जो आपका सराउंडिंग था या फिर यूनिवर्स मान लीजिए, सराउंडिंग में आपने क्या कर दी, हीट को रिजेक्ट कर दिया, यानी सिस्टम से निकाल लिया, बाहर फेंक दिया। इधर तो आपकी एंट्रोपी कम हो गई, लेकिन यूनिवर्स यानी आपकी सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो गई,
बढ़ गई, और जब आप ओवरऑल निकालेंगे दोनों का तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ी हुई आपको मिलेगी। एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ी हुई आपको मिलेगी। तो इसलिए ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ पे एंट्रोपी कम होगी। ओवरऑल एंट्रोपी आपकी हमेशा क्या है, बढ़ती रहती है। किसी सिस्टम की एंट्रोपी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम यानी ओवरऑल यूनिवर्स, ओवरऑल सराउंडिंग, आपकी एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। एंट्रोपी कभी भी कम नहीं हो सकती, एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा बढ़ेगी। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो, यानी वो हमेशा क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा आपने सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि एंट्रोपी कभी कम नहीं होती, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जा रही है। तो ये कारण है कि यहाँ पे सिस्टम में तो आप एंट्रोपी कम कर सकते हैं। एक कमरा ले लीजिए, उसमें तो आप एंट्रोपी कम कर सकते हैं, लेकिन कमरे से हीट रिजेक्ट करेंगे यानी बाहर निकालेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं फेंकनी होगी। और आप कहाँ फेंकेंगे, एटमॉस्फेयर में, बाहर सराउंडिंग में। तो जैसे ही सराउंडिंग में फेंकेंगे, सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब सिस्टम और सराउंडिंग ओवरऑल निकालेंगे तो आपको एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या हुआ, S2 माइनस S1। अब आप देखिए किसके लिए, इरिवर्सिबल के लिए। अब S2 माइनस S2 बराबर S1 को क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसको आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है, तो आइसेंट्रोपिक का मतलब ही समझ आ रहा है कि S2 इक्वल्स टू S1, यानी एंट्रोपी पहले और बाद में क्या होगी, सेम होगी। आई बात समझ? अब आपके पास है डेक्यू रिवर्सिबल, यानी कि डीएस किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए। डीएस किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए है। तो डीएस क्या हो जाएगा, dq बाई टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा एस जनरेशन। ये हमेशा क्या पॉजिटिव है। अब पहला केस आपने क्या लिया, हीट ऐड कर दी, हीट ऐड कर दी तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हुआ, S2 ग्रेटर देन S1। ठीक है, एडियाबैटिक होगी तो इस केस में क्या होगा, एडियाबैटिक के केस में भी क्या होगा, एडियाबैटिक के केस में dq बाई टी जीरो, लेकिन ds क्या है, फिर भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस जनरेशन फिर भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, S2 ग्रेटर देन S1। अब इसका थर्ड केस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, हीट रिजेक्ट किया, हीट रिजेक्ट किया तो यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं। हीट रिजेक्ट किया तो ये क्या होगा, माइनस होगा। अब एक बार तो क्या हो सकता है, ये दोनों बराबर हो जाएं, ये दोनों बराबर हो जाएं तो क्या आ जाएगा, S2 इक्वल टू S1। आई बात समझ? मान लीजिए इसकी वैल्यू मान लीजिए 5 थी, आपने हीट रिजेक्ट कर दी तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 5 आ गई। तो 5, इसने -5 लूज कर दी, इसकी +5 थी, दोनों क्या हो गई, 0 हो गई। एक बार मान लीजिए आपने क्या किया, इसको -4 ही रखा, तो यहाँ पे क्या आ गई, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, S2 ग्रेटर देन S1। और एक बार आपने क्या कर दिया, इसको -6, यानी कि खूब हीट निकाल ली, बहुत ज्यादा हीट निकाल ली, तो ये क्या हो गई, S2 लेस देन S1। यानी कि यहाँ पे तीन केस बन सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बराबर भी हो सकता है हीट रिजेक्शन के टाइम, S2 ग्रेटर देन भी हो सकता है और S2 लेस देन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी हीट रिजेक्ट की है, कितनी डेल्टा एस जनरेशन की वैल्यू है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है। तो ये है हमारा पूरा एंट्रोपी का छोटा मोटा खेल। अब इसके अंदर हम और चीजें देखते हैं, इतना आप एक बार नोट कीजिए। अब एक चीज और आती है आपके पास, एंट्रोपी प्रिंसिपल। क्या आती है, एंट्रोपी प्रिंसिपल। अब आपने क्या पढ़ा है, ds क्या होता है, ds होता है ग्रेटर इक्वल dq बाई टी। अगर रिवर्सिबल है तो इक्वल हो जाएगा और इरिवर्सिबल है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब आप क्या आइसोलेटेड सिस्टम लीजिए, आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे तो क्या होगा, ds ग्रेटर इक्वल dq क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, ds ग्रेटर इक्वल 0। और आप यूनिवर्स को क्या लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं,
तो ये क्या हो गया, ds ग्रेटर इक्वल 0 फॉर यूनिवर्स। ये क्या हो गया, यूनिवर्स। और इससे आप क्या लिख सकते हैं, ds सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ds सराउंडिंग, ये क्या होता है, ग्रेटर इक्वल 0। यूनिवर्स को आप दो टाइप में बांट सकते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। और यही चीज हम इतनी देर से देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ा घटा सकते हैं, सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ये अभी मैं बोल बोल के थक चुका हूं कि हमारे पास ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग दोनों मिलके क्या होंगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। ये हमेशा वैलिड है, यानी कि हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे आप 3 केस बना सकते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है, ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग इक्वल टू 0 है, और ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग लेस देन 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, और ये कौन सी प्रोसेस। ऐसा सिस्टम पॉसिबल है, ऐसा सिस्टम पॉसिबल है, और ऐसा सिस्टम नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल एंट्रोपी क्या हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल, ये क्या हो गया, इरिवर्सिबल, और ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। यानी कि एंट्रोपी कम तो हो ही नहीं सकती है। 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। और 0 कब हो सकती है, जब रिवर्सिबल हो। अब रिवर्सिबल हम बना नहीं सकते, क्योंकि बिना फ्रिक्शन के इस धरती पे कोई काम पॉसिबल है नहीं, बिना कोई फोर्स के कोई काम पॉसिबल है नहीं। कहीं ना कहीं से छोटा मोटा लॉस हो ही जाएगा, और छोटा मोटा लॉस होते ही हमारे पास वो प्रोसेस सीधी क्या बन जाएगी, इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल क्या बोलती है कि हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बराबर 0 भी नहीं होगा कभी, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस दुनिया में बनी ही नहीं। रिवर्सिबल प्रोसेस दुनिया में नहीं बनी तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ds सिस्टम प्लस सराउंडिंग हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और हमारे ds, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। तो ds यूनिवर्स हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, और यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये है एंट्रोपी प्रिंसिपल। एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी कम नहीं होगी, एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा बढ़ती जाएगी। तो ये है। अब हम एक चीज और देखते हैं, टीएस डायग्राम, टीडीएस डायग्राम। टीडीएस डायग्राम क्या बोलता है, ये क्या है, डीएस है, और ये क्या है, टी है। तो ये टीडीएस डायग्राम है। ये क्या है, टीडीएस डायग्राम। इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, पीडीवी का क्या होता था, वर्क होता था। पीडीवी का, पीवी का जो एरिया होता था वो क्या होता था, वर्क होता था। लेकिन इसका एरिया क्या होगा, हीट रिजेक्ट, यानी कि हीट, कितनी हीट ली है और कितनी हीट दी है, वो एरिया इसका होगा। जैसे साइक्लिक प्रोसेस में हम लिखेंगे, तो साइक्लिक प्रोसेस में भी ये ds हो गया, ये t हो गया। तो हम ये बनाते थे, ये क्या बनाते थे, वर्क बनाते थे। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, हीट रिजेक्शन और या हीट अब्जॉर्प्शन। यानी कि साइक्लिक है, क्लॉकवाइज है तो हमारे पास हीट अब्जॉर्ब हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो हीट रिजेक्ट हो जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व टीडीएस क्या बताता है, हमारे पास हीट चेंज। ठीक है, अब हम टीडीएस इक्वेशन देखते हैं। अब हम देखते हैं टीडीएस इक्वेशन। टीडीएस इक्वेशन क्या होती है, टीडीएस इक्वेशन। अब आप यहाँ पे क्या लगाओ, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये चीज आप जानते हैं फर्स्ट लॉ से, dq बराबर du प्लस dw। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, ds इज इक्वल टू dq बाई t, ये चीज पढ़ी है। तो ये t इधर आया तो क्या बन गया, tds इज इक्वल टू dq, और यहाँ पे dq को रिप्लेस कर दीजिए तो क्या बन गया, tds इज इक्वल टू du प्लस dw को किससे लिखते हैं, pdv से।
तो ये हमारे पास क्या बन गई, TdS इक्वल्स टू du प्लस PdV। अब एक चीज और आप पढ़ते हैं, जो आपने क्या पढ़ा था, एंथैल्पी इक्वल्स टू U प्लस PV पढ़ा था। अब इसको आप लिख सकते हैं DH इक्वल्स टू du प्लस PdV प्लस VdP। आई बात समझ में, PdV प्लस VdP। तो ये चीज क्या है, ये चीज क्या बन गई, du बराबर dw बराबर क्या बन गई, dw। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, dq लिख सकते हैं। dq को आप क्या लिख सकते हैं, TdS। तो DH बराबर क्या बन गया, TdS प्लस VdP। और TdS क्या बन गया, DH माइनस VdP। आई बात समझ में, किया कुछ नहीं है। H बराबर U प्लस PV और DQ बराबर DU प्लस PV, ये दोनों इक्वेशन क्या बन गई, TdS du प्लस PdV, TdS DH माइनस VdP। अगर आप फॉर्मूले देखें किसी भी सिस्टम के लिए, कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं फॉर्मूलों से होगा। पीछे की राम कहानी आपको आती है नहीं आती है कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो फॉर्मूले लिख रहा हूं वो बहुत काम की चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर आपके सिस्टम में क्या है, गैस है, क्या है, गैस है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, H2 माइनस S1 इक्वल्स टू CV ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस R ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। आई बात समझ में। और H2 माइनस S1 है CP ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल माइनस R ln P2 अपॉन P1, ठीक है। और H2 माइनस S1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CP ln V2 अपॉन V1 प्लस CV ln P2 अपॉन P1। ये तीनों फॉर्मूले किसके लिए हैं, गैस के लिए हैं। किसके लिए हैं, गैस के लिए, गैस के लिए है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम अलग अलग है, टेम्परेचर अलग अलग है, तो ये लगेगा CV ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस R ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इनका डेरिवेशन भी है, कोई फायदा है नहीं उनका करके। H2 माइनस S1 इक्वल्स टू, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CP ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल माइनस R ln P2 का मतलब भी क्या फाइनल है, P2 अपॉन P1। H2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, CP ln V2 अपॉन V1 प्लस CV ln P2 अपॉन P1, ठीक है। अब क्या हो गया, आपके पास क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है तो क्या हो जाएगा, MC ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल। ये किसके लिए हो जाएगा, गैस के लिए हो जाएगा। अगर आपके पास सिंक है तो क्या हो जाएगा, dQ बाई T। और अगर आपके पास सोर्स है तो क्या हो जाएगा, माइनस dQ बाई T। ये H2 माइनस S1 है, ये क्या है, H2 माइनस S1। यहां से क्या हो रही है, हीट निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dQ बाई T। H2 माइनस S1, सिंक में हीट ऐड होती है तो dQ बाई T बराबर किसके हो जाएगा, H2 माइनस S1। और लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, MC ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि इन फॉर्मूलों के अलावा कोई भी क्वेश्चन पे नहीं बनता है। तो हमारे पास क्या हुआ, H2 माइनस S1 CV ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस R ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल, H2 माइनस S1 CP ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल माइनस R ln P2 अपॉन P1, H2 माइनस S1 CP ln V2 अपॉन V1 प्लस CV ln P2 अपॉन P1। लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा, MC ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल और dQ बाई T, ये किसके लिए हो जाएंगे, सिंक और सोर्स के लिए, या फिर आप इसको रिजर्वोयर, दोनों को रिजर्वोयर भी बोल सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है। अब क्या होता है, कुछ लोगों की जुबान पे एंट्रोपी का एक ही नाम लिखा रहता है, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस। मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस, जैसे आप उनको एंट्रोपी बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस। उनके लिए अब खास चीज है, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस आप किसको बोलते हैं,
ये मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस कब डिफाइन होता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी कब डिफाइन होगी? मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस कब, ये डेफिनेशन कब लगेगी? जब आप क्या कर रहे हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं। जब आप क्या कर रहे हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल पे काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, एक मक्खी है और एक मक्खियों का छाता है, यानी एक में हजारों मक्खियां, लाखों मक्खियां हैं और एक आपके पास एक मक्खी है। अब वो एक मक्खी क्या हुई, यहाँ से उड़ी, यहाँ पे बैठी, आपने क्या किया, टाइम नोट किया, डिस्टेंस नोट की, वो यहाँ से उठी, यहाँ बैठी, टाइम नोट किया, डिस्टेंस नोट की, वो यहाँ से ऐसे बैठी। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस आप निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे आपके पास क्या है, एक छाता है मक्खियों का, अब वहां पे मक्खियां हजारों लाखों मक्खियां हैं, क्या आप सबका मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस निकाल सकते हैं? क्या आप सबका मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस निकाल सकते हैं? आप सबका मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस नहीं निकाल सकते। तो वहां पे क्या डिफाइन होगा, पूरे छाते के लिए क्या डिफाइन होगा, ds डिफाइन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, h डिफाइन होगा। लेकिन आप रियल लाइफ में ये नहीं निकाल सकते, ये चीज सिर्फ कौन निकाल सकता है, एक साइंटिस्ट ही निकाल सकता है। आप ds निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूले ये लिखे हुए हैं इनसे आप ds निकाल सकते हैं, लेकिन s आप कभी नहीं निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस चीज में आप कभी मत पढ़िए कि मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस। दूसरा चीज ये है कि आप कई बार क्या बोलते हैं कि जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ है, एक पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं, पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं और वो पत्ते क्या हो गए, सारे नीचे गिर गए, यानी सारे पत्ते फैल गए। तो आप उसको क्या बोलते हो, एंट्रोपी बोलते हो। जब वो पत्ते फैले हुए पड़े हैं, जब वो पत्ते क्या हैं, फैले हुए पड़े हैं, पड़े हैं फैले हुए, हिल नहीं रहे हैं, पड़े हैं, तो आप उसको एंट्रोपी नहीं बोल सकते। उनके एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है। उनके एंट्रोपी तभी चेंज हुई थी जब वो क्या हुए थे, नीचे गिरे थे। अब वो पड़े हैं, अब उनके एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये एग्जाम्पल आप गलत है कि इनकी क्या हो गई है, एंट्रोपी चेंज। ये क्या है, पड़े हैं, एंट्रोपी इनकी कब चेंज होगी, जब क्या हुआ, कोई आंधी आई, कोई तूफान आया और उनके साथ ये क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, तब इनकी एंट्रोपी क्या होती है, चेंज होती रहती है। क्योंकि एनी टाइम क्या होता है, इनका पॉइंट पोजीशन क्या होती रहती है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है, और उसी को आप क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस आप तभी डिफाइन कर सकते हैं जब क्या हो रहा हो, कंटिन्यूअस पोजीशन चेंज हो रही हो, ना कि एक बार पोजीशन चेंज हुई और रुक गई, तो उसको आप मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस नहीं बोल सकते। और इसका फॉर्मूला हमारे पास बोल्ट्जमान ने दिया था कि एस, हमारे पास एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। ये फॉर्मूला किसने दिया था, के क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, डब्ल्यू कोई फंक्शन होता है उस मॉलिक्यूल का जिससे आप स्टडी कर रहे हैं। वो अलग अलग, हर मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, एस की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार आपको बता दिया कि आप ऐसा भी कुछ है, यानी मॉलिक्यूलर डिसऑर्डरनेस आप एक मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन करेंगे और फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल टू के एल एन डब्ल्यू। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, ए सिस्टम of 100 kg mass undergoes a process in which its specific entropy increase from 0.3 kilojoule per kg to 0.4 kilojoule per kg Kelvin. At the same time, the entropy of the surrounding decrease from 80 kilojoule per Kelvin to 75 kilojoule per Kelvin. The process is, यानी आपको प्रोसेस बतानी है, प्रोसेस इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है या नॉट पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारे पास स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, किसकी, 100 kg मास की, यानी हमारा ds क्या है, ds सिस्टम 100 kg मास है, उसकी एंट्रोपी किससे चेंज हो रही है, 0.3 टू 0.4। तो क्या हुआ, S2 ये मास है, S2 माइनस S1, तो ये क्या हुआ, 100 0.4 माइनस 0.3, तो ये क्या हो गई, 10 किलो जूल पर केजी केल्विन। केजी से केजी ये क्या थी, ये क्या थी, केजी, किलो जूल पर केजी केल्विन। तो केजी से केजी मल्टीप्लाई और केजी कैंसिल, किलो जूल पर केल्विन। अब ds सराउंडिंग क्या है,
ds सराउंडिंग चेंज हो रहा है हमारा 80 किलो जूल टू 75 किलो जूल, यानी कि 75 माइनस 80, तो ये क्या हो गया -5 किलो जूल पर केल्विन, ये चेंज हुआ। अब ओवरऑल निकालेंगे तो ओवरऑल क्या हो गया, ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग, ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग, तो ये क्या हुआ 10 प्लस -5, तो ये क्या आ गई 5 किलो जूल पर केजी। इसका मतलब हमारे पास ds सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 किसके लिए होता है, इरिवर्सिबल के लिए। तो आप क्या लिख सकते हैं कि हमारी प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, हमारी प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक फॉर्मूला और बता देता हूं यहाँ पे, ds बराबर क्या होगा, लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर। ये किसके लिए होगा, फेज चेंज के लिए। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, फेज चेंज के लिए। तो ये आप एक क्वेश्चन लिखिए, स्टीम इज कंडेंसेड at a constant temperature of 30 degrees Celsius as flows through the condenser of a power plant by rejecting heat at a rate of 55 megawatt. The rate of entropy change of steam as it flows through the condenser is। अब क्या बोला गया है, हमको क्या निकालना है, ds निकालना है किसके लिए, स्टीम इज कंडेंसेड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री केल्विन। किस पे हो रही है, 30 डिग्री सेल्सियस पे। थर्टी डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रही है, कंडेंसेट हो रही है, तो इसका मतलब टेम्परेचर 273 प्लस 30, ठीक है। ये किस में हो गया, केल्विन में हो गया। और हमारे पास क्या दिया हुआ, पावर प्लांट बाय रिजेक्टिंग हीट एट ए रेट ऑफ 55 मेगावाट, यानी हीट कितनी रिजेक्ट हुई है, dq कितनी हुई है, 55 मेगावाट। तो हमको क्या निकालना है, ds निकालना है। ये आपके पास फॉर्मूला रहा, तो फॉर्मूला क्या है, ds इज इक्वल टू LH अपॉन T सेचुरेशन। तो LH कितना है 55 और ये कितना है 273 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 0.18 मेगावाट पर केल्विन। ये इसकी यूनिट होती है, आप ध्यान रख लीजिए। और ये किस में आएगा, ds, ये क्या है, नेगेटिव है, रिजेक्ट हुई है, तो आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, dq बाई टी। आए बात समझ में। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही आप और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को यहीं पे आराम देते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर मैं आपकी दिल तक आपकी बातों को पहुंचा, अपनी बातों को पहुंचा पाया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।